चलिए, तो अर्थ के आधार पर जब हम देखेंगे तो अर्थ के आधार पर सबसे पहले तो दो चीज लिख लीजिएगा, एक तो सार्थक शब्द और दूसरे निरर्थक शब्द, सार्थक एवं निरर्थक। तीसरे क्रम में हम अध्ययन कर रहे हैं किसका? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। और क्या हम अध्ययन करने वाले हैं अर्थ के आधार पर? यहां पर दो होते हैं, सबसे पहले तो होता है क्या? सार्थक शब्द, और दूसरे होते हैं क्या? निरर्थक शब्द। तो सार्थक और निरर्थक को भी हम समझ लें पहले। तो सार्थक शब्दों से पहले निरर्थक को समझ लो। निरर्थक में क्या? जैसे कि कुछ समय पहले हमने क्या देखा था, अगर आप कहते हो क्या, आओ जरा चाय साय पीते हैं, ये लो, क्या दिन भर पढ़ता वढ़ता रहता है क्या? है ना? तो प्यार व्यार हो गया है क्या तुझे? लो। अब इस प्रकार के शब्दों में अगर आप यहां पर देखोगे तो क्या समझ में आता है? ये साय, व्यार, वड़ता या इस प्रकार के तमाम तरीके के हम बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वे सभी क्या हैं? वे सब निरर्थक शब्दों के संज्ञा में आते हैं, वे सब निरर्थक शब्द हैं। अगर हम सार्थक शब्दों का अध्ययन करें तो कुछ विशेष प्रकार के सार्थक शब्द हमें पढ़ने हैं। जैसे कि सार्थक शब्दों में सबसे प्रथम हमें पढ़ना चाहिए कि क्या होते हैं पर्यायवाची शब्द। क्या होते हैं भी पर्यायवाची शब्द? पर्यायवाची शब्द, पर्याय, इस शब्द को ही समझिएगा कि पर्याय का अर्थ होता है क्या? विकल्प। पर्याय का अर्थ होता है क्या? विकल्प। वाची का अर्थ होता है वाणी, अर्थात कि जो भी ऐसा वैकल्पिक वाणी अगर किसी के लिए हो, वैकल्पिक अगर वाणी किसी के लिए है तो वो पर्यायवाची है। अर्थात ऐसे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान, प्रकृति, स्थिति इत्यादि का यदि वो हमें आभास कराती हैं, यदि वो उसका हमें ज्ञान देती हैं, तो वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं? वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है? जैसे कि अगर हम कह देते हैं क्या, अगर हम कह देते हैं गंगा, तो गंगा की बहुत सारी, मंदाकिनी कह दूं तो भी आप गंगा को ही समझेंगे। अगर मैं भागीरथी कहूं आप गंगा को समझेंगे, देव नदी कहूं आप गंगा ही समझेंगे। तो इस प्रकार से यदि हम बहुत सारे, अगर हम गणेश जी के बारे में तो लंबोदर करके उनको आप पुकारते हो, गजानन आप उनको पुकारते हो, तो बहुत तरीके से हम क्या करते हैं, एक ही शब्द, एक ही व्यक्ति विशेष के लिए, स्थिति विशेष के लिए, प्रकृति के लिए, स्थान विशेष के लिए जब हम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं। अब पर्यायवाची शब्दों का पूरा आपको क्या करना है? अध्ययन करना है। पर्यायवाची से प्रश्न कैसे आते हैं? केवल ये नहीं पूछा जाता है कि भाई बता दो गंगा का पर्यायवाची कौन सी है, निम्न में से गंगा की पर्यायवाची, क्योंकि देखिए यहां पर वैकल्पिक प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं, तो आपको ये नहीं पूछे गंगा के पर्यायवाची शब्द लिखो, तो आप अपने हिसाब से मंदाकिनी, भागीरथी वगैरह वगैरह लिख करके काम चला लेंगे। नहीं, अगर आपको पूछ दिया जाए कि बतलाइए निम्न में से कौन सी गंगा की पर्यायवाची नहीं है, और ऑप्शन में आपके पास में यदि ये है ध्रुवनंदा, अर्कजा, देवनदी, सुरसरित, लो अब बना लो। अब इनमें से कौन गंगा की पर्यायवाची नहीं है? तो अब यहां पर भाई हमने गंगा की 2-3 पर्यायवाची तो हमने पढ़ ली थी, भागीरथी, अलकनंदा टाइप। अब क्या करें, ये कौन सी है? तो इसके लिए आवश्यक यह है कि आपको पता होना चाहिए कि अर्कजा जो है ये यमुना की क्या है? पर्यायवाची है। ये किसकी पर्यायवाची है? यमुना की पर्यायवाची है। तो इसका मतलब दो तरीके से प्रश्न बन सकता है, या तो आपको पता रहे कि इनमें से कौन सा किसी और का है, तब वो आप तुरंत बना लेंगे, या तो आपको ये बिल्कुल याद होना चाहिए कि ध्रुवनंदा, देवनदी, सुरसरित ये सारे गंगा के पर्यायवाची हैं। तो 3 है भी अगर आपको पता है तब भी प्रश्न बनेगा। यदि आप किसी एक को जानते हैं कि नहीं ये तो किसी और का है, तब भी प्रश्न बनेगा। तो इस तरीके से पर्यायवाची शब्द वाले प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्या है बनाना है, बहुत सारे इसमें आपको अध्ययन करना है, और उनको मैं एक एक करके यहाँ लिख लिख करके आपको प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा। वो आपको क्या करना है, जा करके आपको नोट्स वाले सेक्शन में जा करके PDF उठा करके पूरा का पूरा एक बार अध्ययन करना है, फिर उसके बाद में टेस्ट दिलाना है। इसी से आपके पर्यायवाची की तैयारी होगी, मेरे कहने से तैयारी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों याद रखना कि कुछ लोग यहां पर एक विशेष प्रकार की गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं? देखो, हिंदी में वे पूरा ध्यान लगा देते हैं अपना कहां, संधि समास इत्यादि को पढ़ने में,
जबकि प्रश्न जो है वास्तव में उनसे जो नहीं बनता वो होता है कौन सा, वर्ण विचार के छोटे पार्ट के क्वेश्चन नहीं बनते। दूसरा उनसे नहीं बनता है क्या, ये पर्यायवाची जैसे जो क्वेश्चन होते हैं, विलोमार्थी, अनेक शब्दों के एक शब्द, स्थानापन्न शब्द इत्यादि प्रश्न उनसे नहीं बनते हैं। और नहीं बनने का कारण क्या है, अच्छा, और नहीं बनते हैं तो केवल इतना में ही लोग नहीं रुकते, उनको क्या लगता है कि वे संधि समास जैसे कठिन अगर चीजों को समझ लें तो बाकी तो बन ही जाएगा। वास्तव में जब आप सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं, चाहे वो आप किसी भी विषय को उठा के पढ़ें, प्रत्येक विषय आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल 1 या 2 अंक देगा। व्यापम में 1 अंक और पीएससी में 2 अंक। इस बात का ज्ञान रखना आपको आवश्यक है। आपके लिए जितना जटिल संधि को समझना जितना जटिल है और उतना आसानी से वहां नंबर मिलता है, उससे ज्यादा आसानी से पर्यायवाची में नंबर मिलेगा, और वो भी यहाँ पे भी 2 ही अंक मिलेगा। गलती क्या होती है कि हम ये सोच लेते हैं पर्यायवाची आसान है तो परीक्षा के दिनों में, जैसे ही परीक्षा का दिन नजदीक आएगा, हम इसको पढ़ना आरंभ करेंगे और पढ़ करके हम नंबर कमा लेंगे। परंतु वास्तविकता क्या है, जब परीक्षा नजदीक आती है तब आपके मन में फिर विचार आता है, अभी अगर मैं पर्यायवाची पढ़ा तो मेरे को हिस्ट्री छूट जाएगा, मेरा छत्तीसगढ़ छूट जाएगा, मेरा ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, करंट अफेयर भी करना है। कुल मिलाकर आप पर्यायवाची नहीं पढ़ते हैं, ना आप प्रारंभ से पढ़ते हैं, ना आप अंत में जाके पढ़ते हैं। अंत में क्या होता है, पर्यायवाची से एक क्वेश्चन आना निश्चित है और वो आपसे नहीं बनता। ये अभी मैं जितने भी आप लोग देख रहे हैं उनमें से मुश्किल से 10% व्यक्तियों से ये बना होगा, ये 10% अभ्यर्थियों से एक प्रश्न बना होगा। तो इससे क्या होता है, आपका फिर जहां से आप ज्यादा नंबर कमा सकते थे ना, वो आपका छूट गया। मलाई छोड़ के आप सीधे अंदर खाने के लिए भिड़ गए हो। तो बिल्कुल ये मलाई का क्या करो, रसपान करो। अभी एक बार आप 1 बार 2 बार 3 बार इस पीडीएफ को पढ़ करके रखो, बिल्कुल वो आपको याद आएगा, कभी न कभी जाके याद आता है अभी, लेकिन मेरे साथ उसको पढ़ना आवश्यक है। पर्यायवाची के बाद में इसी में दूसरा जो होता है हमारे पास में, इसका ठीक उल्टा क्या कहते हैं हम उसको, विलोमार्थी। विलोमार्थी शब्द जितना आप अध्ययन करते जाएंगे विलोमार्थी, आपको वो भी समझ में आने लग जाएगा कि हाँ भाई इसका विलोम यह है, इसका विलोम यह है, और वो बिल्कुल याद होता है। 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे बिल्कुल याद होता है। एक इसमें आता है स्थानापन्न शब्द। स्थानापन्न शब्द, अब स्थानापन्न शब्द किसे कहते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे अगर आप लोग अभी क्या करेंगे, काम से जी चुराएंगे और मेरे बोलने के बावजूद आप नहीं पढ़ेंगे, अपना समय निकाल के नहीं पढ़ेंगे, तो उसको क्या कहा जाता है, काम से जी चुराने वालों को कामचोर कहा जाता है। चलिए, तो ऐसे कुछ शब्द हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। एक यहां पर हमको देखने मिलता है समोच्चारित शब्द। समोच्चारित शब्द, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। समोच्चारित शब्द कैसे, तो देखो अगर मैं यहां पर लिख दूं, मैं कहता हूं क्या, अंश, मैं कहता हूं अंश, दोनों इनका उच्चारण लगभग समान हो रहा है लेकिन इनका अर्थ अलग है। अंश का मतलब होता है क्या, कंधा, और अंश का मतलब होता है क्या, हिस्सा, है ना। अगर मैं कह दूं कुल, तो कुल का मतलब, और मैं कह दूं कुल, तो इन दोनों में देखो कुल कुल ही तो लिखा गया है, लेकिन एक है कुल और दूसरा कुल। तो इस वजह से देखिए ऊंट के आकृति को आपको समझना है। तो कुल अगर कहा जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, कुल मतलब कि कुल संपूर्ण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या हो गया, ये वंश। आप कुल मतलब कि क्या हो गया, वंश। और जबकि इस कुल का मतलब क्या होता है, किनारा। ये लो, ये हो गया क्या, किनारा। इस तरीके के यदि आप शब्दों का अध्ययन कर रहे हैं तो वो क्या है, वे समुच्चारित हैं, एक समान इनका क्या हो रहा है, उच्चारण तो एक समान हो रहा है लेकिन इनका अर्थ अलग है। जैसे कि आप कहते हो आरती, या आप कह दो आरती, ये लो, लिखने में अलग अलग। अगर आप आरती कहते हो तो वो दुख है, अगर आप आरती कहते हैं तो ये क्या है, वो पूजा पाठ वाली, क्या दीप धूप समझ लो, दीप धूप दिखाने को ही हम क्या कहते हैं, आरती कहते हैं। और यदि आप इस तरीके की आरती कहते हैं तो क्या है, दुख है। तो यही कहा जाता है क्या, समोच्चारित शब्द। ठीक है, एक समान उच्चारण होते हुए भी अर्थ अलग अलग होना। इसके अलावा हम देखते हैं, यहां पर देखते हैं अनेकार्थी, है ना, अनेकार्थी। एक शब्द के अनेक अर्थ वाले शब्द, अनेकार्थी मतलब कि क्या, एक शब्द के अनेक अर्थ। पर्यायवाची में एक ही शब्द को या एक ही अर्थ को बताने वाले बहुत सारे शब्द होते थे। एक अर्थ को बताने वाले बहुत सारे शब्द अगर है, बहुत सारे शब्द अगर बहुत सारे हैं, एक अर्थ को बताने वाले तो पर्यायवाची कहलाए। लेकिन अगर बहुत सारे शब्द, एक ही शब्द में बहुत सारे अर्थ छुपे हों, एक ही शब्द में बहुत सारे शब्द अगर छुपे हों, तो हम कहते हैं उसे क्या,
अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। जैसे कि हम पढ़ते हैं यमक अलंकार में, हम पढ़ते हैं ना, कनक कनकते 100 गुनी माँ दगता अधिराय अधिकाय, वाह खाए बौराय नर वाह पाए बौराय। तो कनक, कनक जो शब्द है, कनक का यहाँ पर दो अर्थ है। एक अर्थ क्या है, एक का अर्थ क्या, धतुरा, और दूसरे का अर्थ क्या है, सोना। एक का अर्थ है क्या, धतुरा, दूसरे का अर्थ क्या है, सोना। या 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। एक बेर का क्या मतलब है, एक फल होता है बेर, और दूसरा एक बेर का मतलब क्या होता है, समय। या अगर मैं आपको कहूं आम, आम का क्या अर्थ होता है, तो आम मतलब एक प्रकार का फल भी होता है, और आम मतलब कि क्या, जन सामान्य को आम कहते हैं, मतलब कि क्या कहना है, मामूली। तो इस प्रकार से यदि एक ही शब्द में अलग अलग अर्थ छिपे हों तो वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। और कुछ है जो बार बार एग्जाम में आता है, जैसे कि एक बार उत्तर, चलो ये तो पता ही है, उत्तर मतलब कि एक प्रकार की दिशा भी होती है। उत्तर का मतलब जवाब होता है, हल होता है, इसका मतलब है ना भाई। तो ये हो गया क्या, उत्तर के लिए सॉरी। एक होता है कर, कर मतलब कि क्या, कर मतलब हमारा हाथ, या फिर सुंड, या फिर टैक्स, इन सबको भी कर ही कहा जाता है, या फिर किरणों को भी कर ही कहा जाता है। तो ये हो गए क्या, कुछ विशेष अनेकार्थी शब्द। ऐसे तमाम तरीके के अनेकार्थी शब्द। अच्छा, एक है जो और पूछा जाता है, वो है जैसे कि द्विज, द्विज को पूछा जाता है। द्विज भी लिख लीजिए। अभी मैं सबको यहाँ पर नहीं लिखा सकता, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण है वो बतला देता हूं। तो द्विज, द्विज का क्या अर्थ होता है, ब्राह्मण, या अंडज, या पक्षी, या प्राणी, या दांत, इन सब का एक ही। द्विज का मतलब चंद्रमा भी होता है, चंद्रमा से ही हम लोग और ले सकते हैं एक हरि, हरि का मतलब भी होता है क्या, चंद्रमा। हरि कहा जाता है इंद्र को भी, हरि मतलब कि भगवान विष्णु भी, हरि मतलब बंदर भी, हरि मतलब सिंह भी, और हरि मतलब सर्प भी। ये सब हरि ही हैं। एक और होता है सारंग। यदि आप सारंग कहते हैं तो सारंग का मतलब होता है सिंह भी, मृग, हाथी, सर्प, पानी। कामदेव को भी सारंग कह दिया जाता है। ये लो। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि एक ही शब्द के अगर अलग अलग अनेक अर्थ होते हैं तो वे क्या कहलाते हैं, वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है। तो अर्थ के आधार पर हमें इस प्रकार के शब्दों का, जितने भी आपको पीडीएफ जो ग्रुप में डाले गए हैं, जो सॉरी हमारे स्टडी मटेरियल में डाले गए हैं, वो सब आपको अध्ययन करना है। मैं तो उदाहरण के तौर पर एक दो ही यहाँ पर बतलाया हूँ, और कुछ मैं विलोमार्थी वगैरह तो बताया भी नहीं हूँ, लेकिन आपको सब अध्ययन करके रखना है। तो अर्थ के आधार पर जब हम शब्दों का शब्द विचार में हम क्या करते हैं, विभाजन करते हैं, यहाँ पर आपकी मेहनत बढ़ जाती है। और बिल्कुल आपको मेहनत करके रखना है, बाद के लिए नहीं बचाना है, अभी तुरंत करके रखना है। ठीक है दोस्तों। तो अर्थ के आधार पर मैं ज़्यादा इसमें और अलग अलग प्रकार में नहीं जाऊंगा। आप इसको पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और जितना ज़्यादा हो सके पिछले विगत वर्ष में आए हुए जितने भी प्रश्न हैं उनको जरूर लिख लिख करके रखिए। ठीक है। वो पीडीएफ से आप नोट डाउन कर करके रखिए, अपने हाथों से लिखेंगे तब याद होगा। ऐसा नहीं सोचना कि सर पीडीएफ दे दीजिए तो फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसको बाद में अध्ययन करते रहेंगे। हाँ ठीक है। अगर किसी को लगता है कि उसको ये वाला स्पेशली इस पोर्शन का अगर उसको पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी इत्यादि का अगर उसको पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, ताकि आपको बार बार ऑनलाइन जा करके वहां से नोट ना करना पड़े। पीडीएफ दूंगा, आप अपने हाथों से लिख लीजिए या उसी को प्रिंट आउट निकाल करके पढ़ते रहिएगा। मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, और जो भी वहां पर नंबर चल रहा है, ध्यान रखना दूसरे वाला नंबर मेरा है, उसमें आप क्या कर दीजिए, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको उसको भेज दूंगा। अगला हम लोग आते हैं कहां पर, काव्य शास्त्रियों के, काव्य शास्त्री अर्थ के आधार पर। चौथे क्रम में हम आ गए। अब काव्य शास्त्री अर्थ के आधार पर। ये लो, काव्य शास्त्री अर्थ के आधार पर। काव्य शास्त्री अर्थ के आधार पर क्या होगा दोस्तों, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला तो यहां पर हम पढ़ते हैं क्या, अभिधा।
दूसरा हम देखते हैं इसमें लक्षणा, और तीसरा हम देखते हैं इसमें व्यंजना। देखिए, यदि कभी भी हम सीधे सीधे शब्दों का प्रयोग करते हुए किसी भी जगह का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का, किसी भी स्थान का वर्णन करते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? वह अभिधा कहलाते हैं। सीधे सीधे शब्दों में उसकी बुराई या बड़ाई कर देना। जैसे कि यह बहुत अच्छा लड़का है, मैं कह देता हूं क्या? यह बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लड़का है, जो भी, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोल दिए, बात खत्म, सीधे सीधे बोल दिए कि हाँ भाई, यदि आप यहाँ से चले आते हो क्या, देवपहरी घूमने चले गए, देवपहरी बहुत अच्छा जगह है, बिल्कुल सही बात है। आप राजिम चले जाइए, राजिम में बढ़िया, वहाँ पर क्या है? संगम है, राजिम बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुकून मिलता है जाकर के, हाँ बिल्कुल बढ़िया जगह है। फिर आप कहीं और जाए, बिलासपुर में माचिस की फैक्ट्री है, बहुत बड़ी माचिस की फैक्ट्री है, बिल्कुल। लेकिन अगर उसी को यदि आप लक्षणा, अब लक्षणा में कैसे किया जाता है? अब हम कह देते हैं, यहां पर मैं किसी को कह देता हूं यह बहुत पढ़ाकू लड़का है, या यह लड़का हमारी कक्षा में सबसे अच्छा गणित बनाता है। मैंने अभिधा में कहा यह लड़का हमारी कक्षा में सबसे अच्छा गणित बनाता है। अब उसी बात को मैं लक्षणा में कह दूंगा, यह हमारा आर्यभट्ट है। क्या कह दिया हमने? यह हमारा आर्यभट्ट है। इससे क्या समझ में आया? ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिससे आर्यभट्ट बोलते समय गणितज्ञ जैसा महसूस हो रहा है। तो अगर हम किसी को कह देते हैं ये हमारे क्लास का आर्यभट्ट है, भाई इसका मतलब क्या हुआ? उसकी गणित अच्छी है। मैं कह दूंगा ये हमारे क्लास का अल्बर्ट आइंस्टाइन है, वो वैज्ञानिक बताना मैं उसको चाह रहा हूं। तो इस तरीके से राजिम को हम क्या कह देते हैं? राजिम को किसी की संज्ञा दे देंगे, हम कह देंगे कि भाई बिलासपुर हमारी क्या है? शिवा काशी है। तो बिलासपुर शिवा काशी मतलब बारूद की फैक्ट्री की बात कर दी है हम लोग। तो इस तरीके से ही हम लोग, आप देखते हैं छत्तीसगढ़ अगर आप पढ़ेंगे या भारत भी पढ़ते हैं तो भारत का रूर प्रदेश, ये भारत का रूर प्रदेश है। कहने का मतलब क्या है? बहुत अधिक खनिज संपदा से संपूर्ण है। वो कौन है? हमारा छोटा नागपुर का क्षेत्र। तो इस प्रकार से हम क्या कहते हैं? लक्षणा में इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कमेंट वगैरह में आते रहते हैं कि चंद्राकर सर जो गुरुजी हैं हमारे, वो क्या है? हमारे द्रोणाचार्य हैं। ये लो, ये क्या बात हो? ऑनलाइन क्लासेस चालू हुई और वो द्रोणाचार्य बन गए। तो इसका मतलब द्रोणाचार्य थोड़ी हो गए, वो क्या है? द्रोणाचार्य के समान में क्या कर रहे हैं? शिक्षा दे रहे हैं। तो क्या हो गए वो? उनको इस प्रकार की संज्ञा दी जाती है। जैसे माँ अपने पुत्र को कहती है, जैसे अचानक से गिर गया बेटा, रोते हुए आया, तो मत रो बेटा, तू तो मेरा भीम है ना। इसका मतलब क्या है? उसको मजबूत बताना चाह रही है। तो इस प्रकार से शब्दों का अगर हम प्रयोग करते हैं तो लक्षणा। अच्छा, व्यंजना भी इसी प्रकार का है, परंतु वहां पर थोड़ा सा अर्थ भिन्न हो जाता है। वहां पर हम लोग किसी अलग प्रकार का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने जॉली LLB मूवी देखी होगी, है ना? मूवी में क्या होता है? मूवी में क्या आता है? एक सीन आता है, अरे ये अक्षय कुमार वाली, जब वकील साहब क्या जज को बोल देते हैं आप हमेशा तुगलकगिरी करते हैं, हमने सुने हैं आपके पुराने किस्से। उसे तुगलक कह दिया भाई। तुगलक कह दिया मतलब क्या? उस पर व्यंग मार रहा है कि वो क्या है? किसी की नहीं सुनता, अपने मन की करते रहता है। इसलिए तो उसे कह दिया क्या? आप तुगलकगिरी कर रहे हैं। और इतना समझाने के बाद भी यदि मैं कह दूं कि तेरे को समझ में आया, बोले नहीं समझ आया, मैं बोला तू क्लास का गोबर गणेश है, अर्थात व्यंग। नहीं, आप में से कोई नहीं, मैं बात कर रहा हूं क्या? एक उदाहरण के तौर पर बात कर रहा हूं। यदि इस तरह से व्यंग वाली भाषा का प्रयोग किया जाता है तब वो क्या है? तब वहां व्यंजना है। व्यंजना में हम क्या करते हैं? यहां पर व्यंग करते हैं, तंज कसते हैं, किसी के ऊपर व्यंग करते हैं। यदि मैं कह दूं राधिका का मुख चंद्रमा के समान है, अब राधिका खुश, हाँ बढ़िया, अच्छी बात है, उसका मुख चंद्रमा के समान है। लेकिन मैं तो व्यंग कस रहा था, जैसे चांद में दाग धब्बे हैं वैसी राधिका के मुख में भी क्या है? धब्बे धब्बे से बने हुए हैं। ये लो, ये क्या बात हुआ? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, और यही जो लक्षणा और व्यंजना है इसका अध्ययन ही हम रस, छंद और अलंकार में, विशेषकर अलंकार में बहुत ज्यादा इसका क्या करने वाले हैं? अध्ययन करने वाले हैं। काव्यों में इसका प्रयोग होता है, इसीलिए कहा जाता है क्या? काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर इस प्रकार का विभाजन है। तो 2-3 इस प्रकार का उदाहरण लिख लीजिएगा जरूर कि वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा गणित बनाता है, ठीक है। या यहाँ पर लिख दीजिएगा यह तो हमारी कक्षा का आइंस्टाइन है, यह हमारी कक्षा का आर्यभट्ट है, वह तो गुरुजी मेरे द्रोणाचार्य हैं। या यहाँ पर लिख दीजिए राधिका का मुख चंद्रमा के समान है। परंतु याद रखना, जब आप चंद्रमा के समान कहते हो तो उसकी क्या है? सुंदरता की तारीफ भी है। लेकिन अगर व्यंग रूप में देखो तो उसकी क्या है? वहां पर उसके दाग धब्बों पर हम क्या कर रहे हैं? तंज कस रहे हैं।
या आप सीधे सीधे वही लिख दो, ये तुगलक के समान हरकत कर रहे हैं तो आज के नेता तुगलकी हरकत करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमको समझ में आता है कि वहां पर व्यंग्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अंतिम बिंदु पर हम पहुंचते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, और यहाँ से अब हमारा जो सिलेबस है अब बढ़ता चला जाएगा। यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ पर आपको नया बिंदु मिल जाएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, शब्दों के वर्गीकरण में पांचवा क्या चीज, विकार या प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। कैसे प्रयोग के आधार पर, तो ध्यान दीजिएगा, यदि किसी भी शब्द में काल, लिंग, वचन एवं कारक, काल, लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर यदि किसी शब्द में विकार उत्पन्न होता है या वहां पर परिवर्तन होता है, तब हम उसे क्या कहेंगे, तब हम उसे कहेंगे विकारी शब्द। क्या कहेंगे, विकारी शब्द। यदि इसी काल, लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर यदि यहाँ पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तब हम उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। यहाँ पर काल, लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन हुआ और यहाँ पर परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे कि मैं कहूँगा क्या, राम पढ़ता है परंतु सीता पढ़ती है। सीता क्या है, पढ़ती है। लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं। मैं कह दूंगा क्या, वह लड़का पढ़ रहा था, वह लड़का पढ़ रहा था। जो क्रिया होगी वो पढ़ रहा था में चला जाएगा, या वह पढ़ रहा है में आ जाएगा। काल के आधार पर कुछ विभाजन हो जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं विकारी शब्द में कौन कौन आते हैं। विकारी शब्द में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण। अब आप सभी को ये क्या होते हैं इनके बारे में सबको पता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। किसी भी कार्य के होने की जहाँ पर स्थिति का पता चलता है उस शब्द को क्रिया कहते हैं। किसी भी क्या संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। इस तरीके की तमाम चीज़ें आपको पता है, लेकिन इनको बहुत ही डिटेल में हम अगले अध्याय में पढ़ना आरंभ करेंगे। अब मैं देखता हूं अव्यय। अव्यय कौन कौन होते हैं, तो अव्यय में होता है क्या, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कैसे, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लड़का भी धीरे धीरे चलता है, लड़की भी धीरे धीरे चलती है। लड़का भी मंद मंद मुस्कुराता है, लड़का भी मंद मंद मुस्कुराता है। तो लड़की मुस्कुराती है मंद मंद ही, लेकिन और लड़का मुस्कुराता है वो भी मंद मंद। तो ऐसे शब्द जिसमें क्या है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, वहां पर हम देखते हैं कि उसमें किसी भी प्रकार से काल, लिंग, वचन, कारक का प्रभाव नहीं पड़ता। साथ ही साथ संबोधन, अरे इधर आओ, ओहो ऐसा करो, अरे ऐसा मत करो। ये सब शब्द जब भी आप कहते हैं, आपको नहीं उसमें ध्यान होता है कि वो क्या है, कितने लोग हैं, या वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, क्या है, कैसा है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं होता है। संबोधन में है, संबंध बोधक में भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, और समुच्चय में भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो क्रिया विशेषण, संबोधन, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, इन सब का अध्ययन हम करेंगे किसमें, अव्यय में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम आरंभ करेंगे कहां से, सबसे पहले काल, लिंग, वचन एवं कारक का अध्ययन करेंगे। जब हम इन चारों को समझ जाएं तो इसके पश्चात हम आरंभ करेंगे संज्ञा, सर्वनाम को लेकर के। ठीक है, तो अब अगला हमारा बिंदु बनने वाला है क्या, काल, लिंग, वचन, कारक। उसके बाद में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबोधन। लेकिन इन सब से पूर्व मैं आपको हमारे जो अगला अध्याय है उसमें वर्ण विचार के पश्चात, जैसे मैंने शब्द विचार के बारे में आपको बतलाया, मैं अब आपको पहले वाक्य विचार पढ़ाऊंगा। वाक्य विचार में कैसे कैसे वाक्य बनते पहले वो बताऊंगा, उसके बाद फिर वापस आऊंगा कहाँ, इस काल में। तो इसी सीक्वेंस में चलते रहिए, कंफ्यूज मत होइएगा कब क्या चल रहा है सिलेबस में, आपको पूरा जानकारी होना चाहिए, और इसी सीक्वेंस में, इसी लय में आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।